गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं नर जनन तंत्र और फिर से हम लोग को टॉपिक शुरू करना है मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, एक बार बस इसको वन शॉट में रिवाइज भर करना है। चलिए आज फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसको देखते हैं जरा सा। तो नर जनन तंत्र है क्या? तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम, किसी भी चीज का एक समूह। कोई भी सिस्टम कब बनता है? जब बहुत चीजों का क्या होता है, समूह होता है, बहुत सारी चीज मिल करके एक साथ कार्य करते हैं, तब जाकर के कोई सिस्टम बनता है। इसी प्रकार नर जनन तंत्र है। तो नर के शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जनन क्रिया में सहायता करते हैं, उन सभी अंगों को सामूहिक रूप से क्या कह दिया जाता है? जनन तंत्र कह दिया जाता है। यानी कि नर के शरीर में पाए जाने वाले वे सभी अंग जो जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जनन तंत्र का हिस्सा कहलाते हैं। इनको सामूहिक रूप से जनन तंत्र कहा जाता है। इस जनन तंत्र में कौन कौन से कितने कितने भाग आते हैं? तो मुख्य रूप से सबसे प्रमुख जनन तंत्र जो होता है, जो सबसे प्रमुख जनन अंग होता है, वो कौन होता है? वृषण। सबसे प्रमुख जनन अंग कौन सा होता है बाबू? वृषण। वृषण क्या होता है? पुरुष का प्राथमिक लैंगिक लक्षण होता है और मुख्य जनन अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक लक्षण और मुख्य जनन अंग होता है। संख्या में कितना होता है? दो। कहां पर पाया जाता है? उदर गुहा के नीचे दोनों टांगों के बीच में वृषण कोश में ये सुरक्षित रहता है। कहां पर सुरक्षित रहता है? वृषण कोश में सुरक्षित रहता है। ये कितना मीटर सेंटीमीटर लंबा? लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। 3 सेंटीमीटर मोटा और 5 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। और संख्या में कितना? दो। रंग होता है इसका गुलाबी। गुलाबी रंग इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा नसें पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में नस एंडिंग होती है। तो ये सारी की सारी नसें पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी। रंग कैसा होता है बेटा जी? गुलाबी। इसका रंग हो जाता है गुलाबी। क्लियर हुआ ना? संख्या में कितना होता है? दो। संख्या में कितना? दो। मोटा कितना होता है? तो आप कहेंगे सर मोटा होता है 3 सेंटीमीटर। लंबा कितना होता है? तो लंबा होता है 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा के नीचे दोनों टांगों के बीच में वृषण कोश में सुरक्षित रहता है। कहाँ रहता है? वृषण कोश में। वृषण कोश में। इसका मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। क्या करना? शुक्राणुओं का पहला निर्माण करना और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना। क्लियर है बाबू बात? आ जाओ ऊपर देखते हैं। तो अभी ये वृषण तो बात खत्म हो गया। वृषण के ऊपर कौन सा चीज पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर अधिवृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अधिवृषण। क्या पाया जाएगा बेटा? अधिवृषण। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? एपिडेडमिस कहेंगे। एपिडेडमिस कहेंगे। इसका काम क्या होता है? जिन शुक्राणुओं का निर्माण वृषण करता है, उन्हीं शुक्राणुओं के पोषण देने का काम करता है, उनको इकट्ठा रखने का काम करता है। समझ में आ गया? और उनको परिपक्व बनाता है। क्या बनाता है? परिपक्व। यह लगभग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर नहीं, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका आकार कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये बहुत पतली संकरी नलिकाओं से मिलकर के बना होता है और इन नलिकाओं की लंबाई होती है 6 मीटर। कितना मीटर? ये 6 मीटर नलिकाएं संकुचित होकर के, कुंडलित होकर के कितना सेंटीमीटर रह जाती है? 2.5 सेंटीमीटर। इसी 2.5 सेंटीमीटर की नलिका में आप देखेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में शुक्राणु पाए जाते हैं और यहीं पर वो सुरक्षित रहते हैं, यहीं पर उनका पोषण होता है। क्लियर? इसके बाद सारे शुक्राणु निकल करके कहाँ चले जाते हैं? तो ऊपर वाले भाग में चले जाते हैं। इस ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं शुक्रवाहिनी। अब ये शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है? शुक्रवाहिनी का काम होता है कि सर अधिवृषण से शुक्राणुओं को निकाल करके क्या करना? शुक्राशय तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? शुक्राशय तक। तो अधिवृषण से ये सारे के सारे शुक्राणु निकल जाते हैं और कहां पहुंच जाते हैं? तो ये पहुंच जाते हैं शुक्राशय तक। क्लियर हुआ? कहां तक पहुंच जाएंगे? शुक्राशय क्या होता है? तो शुक्राशय एक सहायक जनन ग्रंथि होता है। सहायक जनन ग्रंथि होता है जो गाढ़े चिपचिपे तरल का क्या करता है? स्रावन करता है। यह जो तरल होता है वो शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करता है। शुक्राणुओं को क्या देने का काम करता है? पोषण देने का काम करता है। और शुक्राणुओं को गति करने के लिए माध्यम देता है। गति करने के लिए क्या देता है? माध्यम। शुक्राणुओं को गति करने के लिए, इस प्रकार मछली को गति करने के लिए पानी चाहिए, उसी प्रकार शुक्राणुओं को भी गति करने के लिए कुछ चिपचिपा तरल पदार्थ चाहिए। वो पदार्थ का स्राव कौन करता है? तो शुक्राशय करता है। क्लियर है? उसके बाद आप आगे आ जाएंगे तो ये जो शुक्रवाहिनी शुक्राशय में, शुक्राशय में क्या मिल गया उसको? पोषक तत्व, पोषक तरल मिला। क्या मिला? पोषक तरल मिला। तरल, तरल हल्के पीले रंग का गाढ़ा चिपचिपा तरल होता है।
ठीक है। और इसी तरल में जब शुक्राणु मिलते हैं तब वो क्या बना देते हैं, वो वीर्य का निर्माण कर देते हैं। क्या बना लेते हैं बाबू, वीर्य। अभी वीर्य बन गया तो 7 ml वीर्य में शुक्राणुओं की कितनी संख्या आती है, 40 करोड़। कितना करोड़। अब ये जो होगा यहाँ से, ये जो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी जो है, शुक्रवाहिनी आगे जाएगी और आगे आकर के मूत्राशय से आने वाली एक नलिका से यहाँ पर मिल जाएगी। मिल गई तो यहीं पर दोनों नलिकाएं एक ही साथ खुलेंगी। अब यहां से ये दोनों निर्मित क्या करेंगे, ये दोनों निर्मित करेंगे मूत्र नलिका। मूत्र नलिका, ये लोग मूत्र नलिका को, या इसी को हम लोग स्खलन नलिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्खलन नलिका। ये लोग स्खलन नलिका का निर्माण करेंगे और इसी स्खलन नलिका से पेशाब भी शरीर के बाहर जाएगा और वीर्य भी बाहर आएगा। पेशाब भी बाहर आएगा और क्या बाहर आएगा, वीर्य भी बाहर आएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या बचा अपने पास, लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ अपने पास वो यहाँ पर बचा हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं शीश्न। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है शीश्न। शीश्न कहा जाता है, शीश्न। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको भैया, पेनिस। तो अच्छा, ये जो शीश्न होता है ये पुरुष का मैथुन अंग होता है और सेक्स की अनुभूति, सेक्स का सुख इसी वाले भाग से प्राप्त होता है। मादा की योनि में सबसे पहले प्रवेश यही करता है और मादा की योनि में शुक्राणुओं को मुक्त भी यही करता है। क्योंकि आप देखेंगे तो इसके मुंह पर, इसके सिरे पर एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को कहा जाता है मूत्र शुक्र वाहिनी या फिर छिद्र, ठीक है, उसको ये कहा जाता है। तो यहाँ पर इसी छिद्र के द्वारा ये जो शुक्राणु होते, जो स्पर्म होते हैं, वो मादा की योनि में प्रवेश कर पाते हैं। तो ये रहा अपना नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र में 3 आपके पास ग्रंथियां भी पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर है। कौन सी ग्रंथि है जी, कोई बताएगा, ये कौन सी ग्रंथि है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है भैया कि ये एंजाइम्स का श्रावण करती है, समझ में, हार्मोन का श्रावण करती है और ऐसे पदार्थों का श्रावण करती है जो शुक्राणु को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए और उनको गति करने की सक्षम बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। उसके नीचे आ जाएंगे तो कौन सा ग्रंथि आपको दिखाई देगा, काउपर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, ये काउपर ग्रंथि है ना, काउपर ग्रंथि। अब ये काउपर ग्रंथि क्या है सर, काउपर ग्रंथि क्या करता है, तो ये भी एक गाढ़े चिपचिपे तरल का क्या करता है, श्रावण करता है, जो इस वाले मार्ग को एकदम चिकना कर देता है, ताकि जब यहाँ से वीर्य बाहर निकले, जब शुक्राणु बाहर निकले तो उनके मार्ग में कोई रुकावट पैदा ना हो सके। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और ग्रंथि होता है, कौन सा ग्रंथि है भैया, तो ये शुक्राशय। कौन सा ग्रंथि हो गया, शुक्राशय। क्या करता है, हल्के पीले चिपचिपी गाढ़े तरल का श्रावण करता है, जिसके साथ मिल करके शुक्राणु क्या बन जाते हैं, वीर्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 ठो इसमें क्या पाई जाती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। पुरुष का नर जनन तंत्र खत्म, बस